नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी इन दिनों बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ, इस उनकी नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी प्रमुखता से बोल रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सीज फायर हो या एसआईआर का मुद्दा हो, राहुल गांधी हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। और अब जब ट्रंप ने मोदी भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो राहुल गांधी और आक्रामक हैं और बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को हाशिए पर ला दिया है। ये आर्थिक तौर पर भी मोदी सरकार की हार है। राहुल गांधी की इस आक्रामकता और उसकी रणनीति कितनी दल हित में है और कितनी देश हित में है, इस बारे में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर विजय कुमार वर्मा। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि कैसे देखते हैं राहुल की बदली रणनीति आप? क्योंकि बहुत लंबे समय से राहुल कांग्रेस का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, अब तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो उनकी आक्रामकता, उनके तेवर सरकार के लिए कितने अ, सरकार को कितनी गंभीरता से चुनौती दे रहे हैं और राहुल इसमें कितने सफल हो रहे हैं? देखिए, आपने जो कहा सही है कि राहुल बदले बदले हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ज्यादा आश्वस्त हैं और ज्यादा सरकार पर सटीक ढंग से प्रहार कर रहे हैं। अभी जो संसद में बहस चली, उसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मोदी को और संपूर्ण रूप से सरकार को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है इंदिरा का आधा भी, तो वे बताएं कि ट्रंप सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री का जो जवाब आया वो सीधा नहीं था, घुमावदार था और उसमें स्पष्टता की कमी थी। विदेश मंत्री का भी जो जवाब था वह यह था कि इस पीरियड में, मतलब जून में 17 जून तक शायद वो बोले कि मोदी जी की कोई बात नहीं उनसे हुई है, मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप से। तो जी। इससे ये तो नहीं पता चलता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं इतनी दफा कॉन्फिडेंटली वो सही है। लगता है सही है, लेकिन सरकार जब तक इसको सही नहीं कहती तब तक कैसे समझा जाएगा कि ये सही है या गलत है। लेकिन सरकार ने तो कह दिया है, सरकार ने सदन के पटल पर बिना ट्रंप का नाम लिए ये कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई थी किसी भी देश के नेता से कि सीज फायर के लिए। ये भारत सरकार का फैसला था और डीजीएमओ ने ये फैसला लिया जब पाकिस्तान पाकिस्तान भारत की शरण में आया और उसने घुटने टेक दिए, तो सरकार ने ये रुख लिया। लेकिन ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं, 30 बार कह चुके हैं। और जब मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने सदन सदन में जवाब दिया, उसके बाद भी कहा, और अब तो टैरिफ भी 25% भारत के ऊपर लगाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, अगर ये फैसला सरकार का था तो फिर ट्रंप को अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? प्रश्न यह है। प्रश्न यह नहीं है कि उनको ये ट्रंप से बात हुई या नहीं हुई। प्रश्न यह है कि जो फैसला प्रधानमंत्री को करने के बाद बताना चाहिए वह ट्रंप क्यों बता रहे हैं। आज तक किसी संप्रभु देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि एक देश का निर्णय दूसरा देश बता रहा है, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष बता रहे हैं। इसलिए यह गले के नीचे नहीं उतरता है। जहां तक है ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाया है और उसका प्रभाव जो भारत पर
प्रतिकूल पड़ेगा, उसके लिए तो सरकार कह रही है कि बातचीत करेंगे, देखिए क्या होता है। लेकिन ऐसा क्यों किया ट्रंप ने? ट्रंप को भारत की राजनीति का पता है। हम्म। वो जानते हैं कि अभी मोदी घिरे हैं, और सवाल जो उन्होंने ट्वीट कर बताया कि हमने युद्धबंदी कराया या समझौते पर लाया, तो उससे मोदी घिरे हुए हैं। और मोदी विरोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष के विरोध को। इसलिए ट्रंप टैरिफ लगाकर दो चीजें हासिल करना चाहते हैं, और घोषणा से भी एक चीज हासिल करना चाहते हैं। वो नोबेल प्राइज के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। हम्म। इसलिए अफ्रीका के दो छोटे देशों में तो उन्होंने युद्ध विराम करवा दिया। लेकिन जो घोषित था कि मैं शपथ लेते ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंद करा दूंगा, वह नहीं हो पाया। इजराइल वाला भी मामला पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन उसी क्रम में अपना काउंट बढ़ाने के लिए भारत की, पाकिस्तान की बात करके वो ये दुनिया में अपना एक दावा पेश कर रहे हैं कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड पीस यूएन का जो है गोल है। इसलिए हमको, मेरा हक बनता है, मेरा दावा बनता है कि हमको नोबेल प्राइज दिया जाए। ये दावेदारी ठोकने की ओर एक कदम और पहल है मेरे हिसाब से। और ये जो टैरिफ का और ऐलान है। ये 25% जो ट्रेड टैरिफ है, इसका तो प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। बातचीत होगी, जैसे कहा, खबरों मीडिया में खबर है कि वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री इस पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस पर कोई कयास लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बातचीत से ही पता चलेगा। जब जब खबरें आती हैं तो हम लोग जानेंगे क्या हुआ। तो मैं जब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल की राजनीति, घरेलू राजनीति में और बतौर नेता प्रतिपक्ष, जब से इस बार राहुल ने जिम्मेदारी संभाली है, कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस राहुल के मुताबिक ही चल रही है। तो राहुल की जो राजनीति है, जो रणनीति है, उससे कांग्रेस को, और उनकी जो आक्रामकता है, उससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलता आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो ओबीसी सम्मेलन हुआ, जिसमें राहुल ने मंच से कहा कि नहीं नहीं, मोदी प्रॉब्लम नहीं है, मोदी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोदी से मिल चुका हूँ, सामने बैठ के देख चुका हूँ उन्हें, उनमें वो दम नहीं है जितना वो बाहर वो नजर आता है, शोशेबाजी है। तो राहुल कितना आश्वस्त हैं कि घरेलू राजनीति में, जहां पीएम मोदी का जलवा और दबदबा 11 वर्षों से जारी है, थोड़ी कमी चुनाव के सीटों के लिहाज से नजर आ रही है, राहुल कर पाएंगे, कांग्रेस को वो फिर से खोया मुकाम दिला पाएंगे? राहुल आश्वस्त हैं कि वो दिला पाएंगे, और इसलिए दिला पाएंगे कि उनकी रणनीति लोकसभा इलेक्शन में मोदी को प्रभावित कर चुकी है। उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और उनकी रणनीति ये है कि वो, जैसा कि उस सम्मेलन में भी बोले, कि पिछड़ों के विकास के लिए वे खासे खासे चिंतित हैं, और उनसे जो चूक हुई उसको भी स्वीकारा कि जितना हमको इस पर जोर देना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, सो पास्ट में हम नहीं कर सके। तो एक तरह से उन्होंने इस वर्ग से क्षमा याचना भी की, और वो इस पर इसलिए जोर दे रहे हैं
और जातीय जनगणना पर भी इसलिए जोर दे रहे हैं कि ये संविधान का मूल, कहिए कि संविधान की मूल आत्मा है। संविधान को अगर कोई पढ़े तो उससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का निश्चित मत था कि जब तक न्याय, स्वतंत्रता, समानता नहीं स्थापित होगा, तब तक समाज में भ्रातृत्व की भावना का विकास नहीं होगा। और जब भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा, तभी संपूर्ण और सर्वांगीण विकास होगा और तभी देश विकसित होगा। इसलिए राहुल ने उसको देखा, समझा और वह संविधान हाथ में लेकर लोगों से दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे कि संविधान बचाओ उस समय। क्योंकि मोदी जी का कहना था कि यदि आप हमें 400 पार देंगे तो हम और विकास कर सकेंगे। लेकिन लोगों को लगा, जैसा कि राहुल ने कहा उसमें, कि यदि इन्हें 400 पार आप देते हैं तो फिर संविधान में जो आपको दी गई है गारंटियां और जो संविधान में आपके लिए व्यवस्था है वह लागू नहीं हो पाएगी। तो ये लोगों को अधिक आश्वस्त कर पाया राहुल की बात, और उनको समझ में आया। इसलिए मोदी 400 पार क्या बहुमत भी नहीं ला सके और राहुल को बढ़त मिली। इसलिए अब राहुल आश्वस्त हैं कि हम इसको आधार मान करके बड़े तबके को, उनके लिए भागीदारी और हक की मांग करके, उनके लिए शिक्षा में, सेवा में और अन्य सभी क्षेत्रों में आरक्षण और भागीदारी की मांग करके हम ज्यादा समाज की सेवा कर पाएंगे और हमारे पक्ष में जनता का झुकाव होगा और हम भाजपा को अपदस्थ कर सकेंगे। तो अब जो राहुल की रणनीति है, क्योंकि ये बिहार चुनाव आने वाले हैं और अभी तो एक तो एसआईआर के मुद्दे पर वो सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और मामला कोर्ट में है। तो बिहार चुनाव, बिहार में पिछड़ों की राजनीति होती है और कांग्रेस एक जमाने में, यहाँ 20 साल पहले तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन उसके बाद अभी कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू बन गई है। तो बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल ने ये कदम उठाया है, ऐसा कह सकते हैं। और राहुल की अ, आगे की राजनीति में जिस तरह की अभी राहुल को एक ये प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि राहुल में बतौर नेता प्रतिपक्ष जितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि कितना बोलना है, कहाँ बोलना है। तो वो देश की बात रख रहे हैं, उनकी बातें पाकिस्तान में हेडलाइन बनती है। तो घरेलू राजनीति में जहां घर की बात घर के अंदर होती है, तो वहां राहुल को यही इमेज लाने की कोशिश की गई कि ये तो पप्पू हैं। लेकिन ये काफी, और राहुल इससे लड़े, मजबूती से लड़े। तो अब जो राहुल समझदारी दिखा रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, वो सही दिशा में है, तो उसका फायदा तो उन्हें मिलेगा। उनकी कोशिश सही दिशा में है। और जिस पप्पू की बात कर रहे हैं राहुल के संबंध में, जो लोग कर रहे थे, अब वो खुद कतरा रहे हैं पप्पू कहने से। उनको पता चल गया कि हमने कितनी बड़ी गलती की। और राहुल ने इस मैच्योरिटी का परिचय दिया कि उस पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उनको पूरा पता था कि ये सब इंजीनियर्ड है, इंजीनियर्ड कैंपेन है। आज स्थिति यह है कि अब वो पप्पू नहीं कह सकते विपक्ष, ये सत्ताधारी पक्ष। अब उन्हें इमेच्योर बता रहे हैं। क्यों इमेच्योर बता रहे हैं? इसलिए
कि उनके मैच्योरिटी से उनका स्टेक जो है सो कमजोर पड़ रहा है पॉलिटिक्स। अब ये नया एक तरह का नैरेटिव है कि राहुल इमेच्योर है। ऐसी कोई बात है नहीं। राहुल इमेच्योर कैसे है? अगर आप देखें निष्पक्ष रूप से, तो 2004 में राहुल अमेठी से लोकसभा में आते हैं, युवा नेता के रूप में इनकी शुमार होती है, और 2004 के ही चुनाव में, जिस समय की अटल जी का सरकार था और नारा था इंडिया शाइनिंग, उसमें राहुल ने 23 सीट कांग्रेस की जीत ली उत्तर प्रदेश में, और फिर 10 तक वो एक तरह से यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहकर कांग्रेस के युवा संगठन को मजबूत किया। उसकी सदस्य संख्या 2 लाख से 5 लाख की। 2014 के बाद से फिर वो युवा कांग्रेस छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए, और 14 से एक तरह से देखिए तो वो मेन स्ट्रीम में हैं, लेकिन 14 के चुनाव में कांग्रेस जो परिस्थितियां थी उनमें, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, भाजपा का आक्रामक प्रचार प्रसार था और अन्ना के साथ मिलना था, और भ्रष्टाचार उस समय चरम पर था, और उस जितना था उससे ज्यादा बना करके उसको पेश किया गया। इस सब से कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई, और जो पार्टी इमरजेंसी के दौरान भी 154 सीट लाई थी, वो 44 पर आकर रह गई। 14 से 19 तक का जो सफर है उसमें राहुल को कई जीत भी मिली। उनके अध्यक्ष बनने के बाद 17 में वो अध्यक्ष बने, 18 में 3 राज्यों में उनको जीत मिली, लेकिन बाद में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। तो जीत हार एक अलग चीज है। बीजेपी भी जीतती है, हारती है। किसी समय कांग्रेस पूरे देश में थी, आज बीजेपी अधिकांश भागों में है, तो वो मामला नहीं है। लेकिन 19 में कई कारणों से राहुल गांधी सफल नहीं हो सके चुनावी तौर पर। फिर भी उनको मामूली सी बढ़त मिली, 44 से 52 हुआ। लेकिन इस बार जो उनकी रणनीति रही उसमें कम से कम वो प्रतिपक्ष के नेता लायक सदस्य संख्या प्राप्त कर सके, और उनको पता चल गया कि अगर हम इस पर आगे बढ़ते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि सही नब्ज को उन्होंने पहचान लिया, और इसीलिए ओबीसी सम्मेलन में कहा कि हमको पहले ध्यान देना चाहिए, हमसे गलती हुई और आगे हम ध्यान देंगे। और जो भारत यात्रा की 22 में और 24 में जो न्याय यात्रा की, इन सब से भी राहुल को बहुत लाभ पहुंचा, और लोगों के करीब आ सके, और उससे उनको फायदा हुआ। दल को भी फायदा होगा, राष्ट्र को, और राष्ट्र को भी फायदा होगा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। सबसे अब ज्यादा। देखिए इनका अगले चुनाव में आगे क्या असर पड़ता है। जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार में कोई भी दल आज अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, इसलिए किसी दल को किसी का पिछलग्गू कहना सही नहीं है। सहयोग से ही, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और उसमें एक नई स्थिति बनी है प्रशांत किशोर के आने से। फिर एनडीए का भी हाल महागठबंधन जैसा अगर नहीं है तो उससे बहुत बेहतर भी नहीं है। चिराग, मांझी, फिर बीजेपी और जदयू,
जदयू के भीतर भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए राजद आज वह बड़े भाई की भूमिका में नहीं रह सकता है। उसको सहयोग लेना होगा और आपसी समझ बूझ से आगे कदम उठाना होगा। चुनाव के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे स्टेजेस को पार होना है दोनों साइड से। इसलिए अभी ये बहुत अर्ली है कि हु विल विन बिहार। नहीं नहीं, वो मैं अभी नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा था कि ये तो ठीक है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि बिहार में अभी दोनों ही प्रमुख दल जो है वो अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, कोई भी नहीं है। गठबंधन ही या तो इधर है या तो उधर है। लेकिन मैं पूछ रहा था कि कांग्रेस में जिस तरह से बदलाव, आंतरिक बदलाव की बातें हो रही थी, एक जमाने में प्रशांत किशोर जोड़े थे और एक चैलेंज दिया था कि कांग्रेस को बदल देंगे। तो कांग्रेस में दो चीजें थी और अभी भी हैं। एक जो कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के मौका देने से कतराते रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनसे, उनकी जो जिस तरह से वो चलता आ रहा है वही चलेगा। तो राहुल ने इसका जिक्र भी किया है कई मौकों पे कि एक तो रेस के घोड़े हैं, वो भी मुझे पता है, और कुछ बारात वाले घोड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस दोनों में फर्क करना पड़ेगा कि कौन जो जो रेस के घोड़े हैं उन्हें रेस में इस्तेमाल किया जाए, और जो बारात वाले घोड़े हैं वो उनको बारात में रखा जाए। तो इसमें कितना सफल हो पाएंगे, क्योंकि पार्टी बहुत पुरानी है, और बीजेपी जो है वो कांग्रेस को लेने से, कांग्रेस के नेताओं को लेने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में मुख्यमंत्री, और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति रहे धनखड़ साहब भी एक जमाने में कांग्रेस में में हुआ करते थे। देखिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह किस दल में जाए या कहाँ रहे, और हर व्यक्ति जो राजनीति में है अपने एम्बिशंस को पहले रखता है और उसके बाद अन्य चीजों को। इसलिए यह कहना, भाजपा के भी लोग इधर आ जाते हैं तो उस पर मत जाइए, लेकिन अपनी रणनीति पर और बदलाव के लिए राहुल ने कमर कस ली है। गुजरात में चेंजेज हो रहे हैं, राहुल जी का दौरा हो रहा है। बिहार में भी चेंज हुआ, अखिलेश प्रसाद शर्मा को, सिंह को अखिलेश, हटा करके राजदेव राम को रखा गया है, राजेश राम। राजेश राम को। तो और फिर और सारी चीजें हैं, स्क्रीनिंग कमिटी जो बना है उसमें अजय माकन और लोग हैं जिनके इंटीग्रिटी पर डाउट नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभी यह कहना कि राहुल सफल हुए या असफल हुए, ये कहना तो मुश्किल है। वो तो चुनाव परिणाम के बाद और अन्य सारी जो स्थितियां स्पष्ट होंगी उससे पता चलेगा। हाँ, लेकिन इतना तय है कि राहुल ने अपनी अपनी रणनीति को ध्यान में रखकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वो बैठे नहीं हैं, ही इज मूविंग टुवर्ड्स हिज गोल। और एक जो इमेज है कि स्ट्रांग लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, तो क्या इस राहुल इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं? क्योंकि नेता पे भरोसा होना चाहिए, सहयोगी दलों को भी होना चाहिए और पार्टी में भी होना चाहिए। देखिए, स्ट्रांग मतलब क्या? कोई मसल से तो स्ट्रांग नहीं होगा, विचारधारा से होगा। तो अभी दो पैरेलल विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जिसमें राष्ट्रवाद है, अच्छी बात है। अगर राष्ट्रवाद बिना नफरत के हो तो उससे अच्छी विचारधारा क्या हो सकती? लेकिन आप राष्ट्रवाद को आगे रखते हैं और पीछे से नफरत फैलाते हैं। लोगों की समझ में बात ये आ गई है। दूसरी विचारधारा, दूसरा विचारधारा जो राहुल, कांग्रेस या इधर के लोग रख रहे हैं, उसमें यह है कि हम समावेशी राजनीति करें।
सबको साथ लेकर चलें और मोहब्बत रखें, नफरत नहीं फैलने दें। इसलिए ऑफ्ट कोटेड ये है कि जो कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नहीं जहां तो इस नफरत नहीं होगी। नहीं नहीं, तो मैं यहाँ यही आपको रोकना चाहूंगा। तो बीजेपी, तो ये बीजेपी का भी, ये प्रधानमंत्री मोदी का भी यही यही कहना है, और उनका जो स्लोगन है वो यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस स्लोगन पे वो चल रहे हैं, लेकिन जो एक सटल लाइनिंग है वो ये कह रहे हैं कि आप जो है मोहब्बत के नाम पर तुष्टीकरण करते हैं, और ये कह रहे हैं कि आप जो है सो पंथ के नाम पर बांटते हैं। तो जो एक जमाने में मंडल था, जो कि हिंदुओं को अलग अलग खानों में, जातियों में विभाजित करके जातियों से हक दिलाने की बात थी, उसका वर्सेस हो गया है कि कमंडल जो पहले भी था, आज उसका मॉडर्नाइज वर्जन जो है वो सामने है कि जातिगत जनगणना की बात हो रही है। हालांकि केंद्र भी अब मान चुका है इस पर, और वर्सेस ये तुष्टिकरण की बात हो रही है। अब सुन लीजिए, जातिवाद का यदि हिस्ट्री लीजिएगा तो कालेश्वर आयोग था। कालेलकर। जी। हाँ, कालेश्वर। उसके बाद बीपी मंडल। और उसके बाद तो और कोई आयोग बना नहीं है। तो स्वतंत्र भारत में इन दोनों आयोगों का गठन कांग्रेस की ओर से हुआ है। और लागू और लागू करने में ये बिहार में खास करके सभी पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ये रिजर्वेशन को लागू किया था 27% पहले बिहार में। वो 1978 में किया गया था। तो कमंडल और मंडल अब पीछे छूट गया है, और ये तुष्टीकरण ठीक वही है, नैरेटिव है उनका। और वो कांग्रेस को तुष्टीकरण से डाउन करना चाहते हैं, उनको नीचे दबा के रखना चाहते हैं। और पॉजिटिवली वो नारे देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब कुछ है। लेकिन क्या हो रहा है यूपी में, किस तरह से मतलब व्यवहार किया जा रहा है, उसका समय नहीं है जो हम इतना उस डिटेल में जाएं। लेकिन इतना कह रहे हैं, मॉब लिंचिंग का क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें, ये तो अगर एक आदमी भी मारा जाता है तो आपका पॉलिसी तो क्वेश्चनड हो जाता है। हाँ? उस पर कोई बात नहीं होती है। उससे ज्यादा सफिया कुरैशी पर जो कुछ हुआ, उस पर आपने क्या किया। अभी हाल में ही जो मध्य प्रदेश की कुछ दिन पहले घटना थी कि एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया गया, यूपी में ऐसा हुआ। तो आप क्या कहते हैं, सो उसको नहला धुला करके, खिला करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उस मनोवृत्ति को समाप्त करने में आपकी कौन सी नीति है कारगर। कहाँ हो रहा है, जब सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है, आधे आधे अधूरे मन से ये किया जा रहा है, तो पॉलिटिक्स तो है। तो आप तुष्टीकरण कह करके पॉलिटिक्स करते हैं, और अपने पॉलिटिक्स को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ साथ ये 5 नारे देकर आगे कर रहे हैं। तो उसको करने में इतनी आक्रामकता, कांग्रेस चूंकि काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, या विपक्ष की कोई भी पार्टी काडर बेस्ड नहीं है, लेफ्ट को छोड़ करके, जिनका अभी अस्तित्व समझ लीजिए कि कमजोर है, स्थिति कमजोर है। तो आपके पास कैडर है, आप उसको जोर से लागू करा रहे हैं, आक्रामक ढंग से बातें कर रहे हैं। इधर जो है सो आक्रामकता की कमी है, क्योंकि उस तरह का और संसाधन की भी कमी है। लेकिन धीरे धीरे खुद ये सारी बातें हो जाएंगी।
और किस पर आप एक दूसरे भ्रष्टाचार के नाम पर आप हटाकर सत्ता में आए। और सबको छोड़ दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड करप्शन का उदाहरण है। सब पार्टियों ने पैसा लिया है, बीजेपी सबसे ज्यादा लिया है। क्यों नहीं, यदि आप इतने ईमानदार हैं तो उसको बंद कीजिए तुरंत। मान लीजिए सबको दंडित नहीं करना चाहते चूंकि आप भी दंडित होंगे, तो कम से कम इतनी सीख तो लीजिए कि उसको बंद कीजिए। तो अब चुनाव अब नजदीक आने वाले हैं, तो अभी तो मुद्दों की भरमार है। अब देखते हैं कि आगे के चुनाव में, चूंकि आगे के नतीजे जो होंगे, खासकर मोदी जी के 75 साल पे रिटायर हो या ना हो, संघ की क्या नसीहत है, बिहार में चुनाव है, राहुल राहुल और महागठबंधन क्या कर पाएगा, मोदी जी अगर बिहार चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनके कद पे क्या असर पड़ेगा, या मोदी जी जीत जाते हैं तो फिर राहुल तो हारते ही रहे हैं। तो राहुल लंबे समय से हार रहे हैं, लेकिन इसमें मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि 17 सितंबर मोदी के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। अगर वो पद से हटते हैं तो बीजेपी को एक ज्यादा बल मिलेगा, नैतिक और अन्य कारणों से। और अगर वो पद से नहीं हटते हैं, कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं, तब भी मोदी और बीजेपी के लिए स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी, आगे जो हो। चलिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।